जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिक के बारे में। धारा घनत्व, अनुगमन वेग एवं वैद्युत क्षेत्र में संबंध, और तीसरा है अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था, हमने धारा के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ हमने धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ा था, जहां पर हमने अनुगमन वेग के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं धारा घनत्व से। धारा घनत्व का मतलब करंट डेंसिटी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। होता क्या है, अब एक बात समझ लीजिए, अगर हम इसको परिभाषित करें या इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा क्या होगी वो समझ लीजिए। चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो अब समझ लीजिए, किसी भी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली जो धारा होगी उस धारा को कहेंगे धारा घनत्व। कैसे कि मान लीजिए ये कोई चालक है इस प्रकार। अगर हम इस चालक की बात करें, मान लीजिए इस चालक में आप कह रहे हो कि आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। और अगर हम इस धारा की बात करें तो मान लीजिए ये इस प्रकार आप एक कोई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ले लेते हो, अनुप्रस्थ काट ले लेते हो। अब जब आप इस अनुप्रस्थ काट की बात करोगे तो ये जो धारा होगी, ये धारा इस अनुप्रस्थ काट पर कैसी होगी? इस प्रकार। और ये जो आपका अनुप्रस्थ काट लिया है आपने, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा ये हो गई आपकी धारा। इन दोनों के बीच ये कोण कितना है? मान लीजिए ये थीटा कोण है। तो अगर आप तिरछा काट देते हो किसी चालक को तो तिरछा काट देने पर धारा तो उतनी ही रहेगी, लेकिन प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को कहते हैं धारा घनत्व। सिंपली अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है J इज इक्वल, धारा घनत्व को प्रदर्शित करते हैं J से। J इज इक्वल होता है I/A cos थीटा, जहां पर थीटा जो आपका है, ये यहां पर आपने जो थीटा ले रखा है, थीटा है आपका धारा की दिशा एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण। तो किसी भी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। J इज इक्वल आया I/A cos थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हमको क्या मिलता है? यहां से हमको मिलेगा I इज इक्वल J इंटू A cos थीटा। अब देखिए ये जो J है, J कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसका जो आपने मात्रक पढ़ा है, इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आ गया मात्रक। अब यहां से देखो J सदिश राशि है, A क्षेत्रफल भी सदिश राशि है। तो अगर हम इसको चाहें तो हम इसको सदिश रूप में ये भी लिख सकते हैं I इज इक्वल J वेक्टर डॉट A वेक्टर, क्योंकि करंट कैसी होती है? अदिश राशि है, धारा अदिश है, धारा घनत्व और क्षेत्रफल दोनों सदिश हैं। तो दो आपने पढ़ा है अदिश गुणन के बारे में, जब दो सदिश राशियां इस प्रकार से गुणन किया जाए कि मिलने वाली राशि अदिश राशि हो तो उस गुणन को अदिश गुणन कहते हैं, और अदिश गुणन में cos थीटा लिया जाता है। तो फॉर्मूला क्या आया? I इज इक्वल J वेक्टर डॉट A वेक्टर। क्लियर? सिंपल, किसी भी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के लंबवत गुजरने वाली धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। सदिश राशि होती है और इसका मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर।
अब देखिए इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है इससे संबंधित, तांबे के एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है। इसमें 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है। तार में धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देख लो, अगर इसी में अगर हम बात कर लें, यहीं पर अगर हम बात कर लें, यदि धारा अनुप्रस्थ काट के लंबवत हो, अनुप्रस्थ काट के लंबवत हो, तो देखो अनुप्रस्थ काट के अगर लंबवत होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि लंबवत का मतलब ये धारा और यही क्षेत्रफल सदिश, यही धारा दोनों समांतर हो जाएंगे तो ये लंबवत हो गया। लंबवत का मतलब 0 डिग्री। अगर ये कंडीशन आपकी आती है तो इस कंडीशन में आपका जो जे आएगा, जे इज इक्वल क्या होगा, I/A। क्लियर? वैसे होता है I/A cos थीटा, लेकिन अगर सीधा लंबवत दे दिया जाए तो इसको आप लिख सकते हो जे इज इक्वल I/A। क्लियर? अब आगे देखिए, आगे अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमको दे रखा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको इतना दिया है, इसमें 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है, तार में धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। देखो कोण इसमें नहीं दिया है, तो कोण ना देने का मतलब क्या है कि थीटा को हम कितना मान रहे हैं, 0। और थीटा को जब हम 0 मान रहे हैं तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं वो समझिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से हमारा क्या आएगा, आई दिया है हमको 1 × 10⁻⁷ मीटर, सॉरी क्षेत्रफल है ये ए, और धारा कितनी है 3.6 एम्पियर। आपको धारा घनत्व निकालना है जे। तो अब एक सिंपल सा फॉर्मूला जो होता है जे का, हम फॉर्मूला लगाएंगे, जे इज इक्वल I/A। आई कितना 3.6, क्लियर? ए कितना 1 × 10⁻⁷। इसको करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁷ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका धारा घनत्व। सिंपल है बिल्कुल, I/A आप डायरेक्ट अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ज्ञात कीजिए धारा एवं पुंज में धारा घनत्व। तो देखो दिया क्या क्या है, पहला तो क्षेत्रफल दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखो मिलीमीटर स्क्वायर को आप जब बदलते हो तो ये होता है 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर बदलेगा इसका। मिलीमीटर में होते हैं 10⁻⁻3, स्क्वायर लगता है तो 2 का गुणा हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.0 × 10⁻16। ज्ञात करनी है हमको धारा, और दूसरा हमको ज्ञात करना है धारा घनत्व। अब यहां पर समझिए, यहां पर अगर हम बात करें तो देखो पहला वाला आप सॉल्व कर रहे हो, I इज इक्वल आपने क्या पढ़ा है N × E/T, यानी कि I इज इक्वल N कितना 6.0 × 10⁻16 इंटू 1.6 × 10⁻−19 प्रति सेकंड, मतलब 1 गुणा करेंगे 16 × 96 यानी कि 9.6 इंटू 10⁻−3 एम्पियर। कितनी आएगी धारा, ये आ गई 9.6 × 10⁻−3 एम्पियर। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है धारा घनत्व के बारे में। तो धारा घनत्व के लिए दूसरा आपने पढ़ा है J इज इक्वल I/A। क्लियर? J I कितना आया 9.6 × 10⁻−3, A 1 × 10⁻6, 10⁻6 ऊपर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा तो कितना आएगा 9.6 × 10⁻6 में से 3 कम होगा 3 एम्पियर प्रति
मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका धारा घनत्व। तो बहुत सिंपल है, आप जैसा चाहते हैं आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। धारा के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, I इज इक्वल एन इंटू ई अपॉन टी। एन इंटू ई कहाँ से आया, क्योंकि Q जो होता है, जो आवेश होता है वो होता है एन इंटू ई, तो एन इंटू ई बाई टी आप लगा सकते हो। और जो आपका धारा घनत्व है उसके लिए आप I अपॉन ए। थीटा वाला अभी तक कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आया है और शायद दिया भी नहीं जाएगा, सिंपल आपको लंबवत वाले ही दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं, तो अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनुगमन वेग में संबंध। ये बोर्ड की दृष्टि से अगर बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी बोर्ड में कई बार इस डेरिवेशन को पूछा जा चुका है। 3 स्टार, 3 स्टार का मतलब है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कई बार पूछा गया। अब एक सिंपल सी बात समझना, मान लीजिए ये एक चालक है, ये चालक इस प्रकार से आपने लिया है। इस चालक के सिरों पर जब विभवांतर स्थापित किया जाता है तो धारा प्रवाहित होती है, ये आपने पढ़ा। लेकिन इस धारा के प्रवाहित होने की पूरी प्रक्रिया क्या है? पूरी प्रक्रिया यह है कि जैसे ही विभवांतर स्थापित किया जाएगा तो विभवांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करेंगे और इस गति के कारण धारा प्रवाहित होगी। जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग यानी कि अनुगमन वेग कितना है, Vd। क्लियर? प्रक्रिया हमने ये पढ़ी हुई है कि विभवांतर से उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र लगाता है बल और उस बल के कारण इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। गति में आपकी दो चीजें आती हैं, एक आता है त्वरण उत्पन्न होता है, उसी त्वरण के कारण क्या आता है, इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है। ये पूरी प्रक्रिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पे। तो अब यहां पर समझिए कि जैसे ही हम विभवांतर स्थापित करेंगे तो हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले विभवांतर, विभवांतर कहें या वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल, कितना बल लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर। अब वो देखिए जो F वेक्टर होता है वो क्या होता है, Q इंटू ई वेक्टर। क्लियर? आपने ये भी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेश है और ऋणावेश पर लगने वाला जो बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होने का मतलब क्या है कि ये क्या आएगा, माइनस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E वेक्टर। ये एक इक्वेशन बन गई। आगे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न बल। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की गति या हम कहें इलेक्ट्रॉनों की गति में बल, गति में जो बल होता है वो आपने क्या पढ़ा है, उस बल के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, F वेक्टर इज इक्वल होता है m इंटू ए वेक्टर। अब देखो F वेक्टर की वैल्यू आपने निकाल ली है माइनस E इंटू ई वेक्टर इज इक्वल m इंटू ए वेक्टर। अगर हम यहां से ए वेक्टर की वैल्यू निकालें तो ए वेक्टर इज इक्वल क्या आएगा, माइनस E इंटू ई इधर था अपॉन m मल्टीप्लाई से इधर आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया आपका त्वरण, इलेक्ट्रॉनों की गति में उत्पन्न त्वरण। तो देखिए जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ चालक के अंदर, उस वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगा, इतना बल लग रहा है और इसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। तो इस बल के कारण जब गति कर रहे हैं तो गति के लिए अगर बात करी जाए तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल m इंटू ए। m होता है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, a होता है इलेक्ट्रॉनों की गति में उत्पन्न त्वरण। तो अगर हम यहां से त्वरण का मान निकालते हैं तो त्वरण का जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका E इंटू ई, माइनस का E इंटू ई अपॉन एम। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आपने पढ़ा है
त्वरण का फॉर्मूला ये भी होता है, त्वरण इज इक्वल वेग परिवर्तन अपॉन समय। अब देखिए त्वरण यानी कि ए वेक्टर, वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग अपॉन प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है? vd। और आपने ये पढ़ा है कि जब हमने विभवांतर स्थापित नहीं किया था उससे पहले औसत वेग कितना था? 0। और इस पूरी प्रक्रिया में जो समय लगता है वो होता है श्रांति काल। आपने पहले भी पढ़ा था कि जब तक हम विभव नहीं लगाते तब तक जो वेग होता है वो औसत वेग 0 माना जाता है। जब औसत वेग 0 था तो 0 से vd तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसी को बोलते हैं श्रांति काल। लगातार दो टक्करों के बीच का ये माना जा रहा है। आगे अगर हम बात करें तो यहां से हमको क्या, ए वेक्टर का मान आपने क्या निकाला? माइनस ई इंटू ई वेक्टर अपॉन एम इज इक्वल क्या होगा? वी डी वेक्टर अपॉन टाउ। तो अगर आप यहां से चाहें तो यहां से आप वी डी का मान निकाल सकते हैं। क्या आएगा? बी डी वेक्टर इज इक्वल माइनस ई इंटू टाउ अपॉन एम। टाउ भाग में था, इधर आया गुणा हो गया, तो ई इंटू टाउ अपॉन एम इंटू ई वेक्टर। क्लियर? ये आ गया आपका अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, ये तो वेक्टर फॉर्म है। और लेकिन अगर हम केवल परिमाण की बात करें, परिमाण के लिए, तो जब हम इसका केवल परिमाण निकालते हैं तो परिमाण निकालने की स्थिति में इसका जो मान रखा जाता है वो रखा जाता है वी डी इज इक्वल ई इंटू टाउ अपॉन एम इंटू कैपिटल ई। तो ये जो माइनस का निशान है हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस का निशान यहाँ पर केवल ये प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र पर लगे इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, या जो अनुगमन वेग है वो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। क्लियर? एक सिंपल सा तरीका है, जो बल लगेगा उसी बल के कारण गति होगी, तो बल और उसी बल के कारण गति में हमने लगा दिया, दूसरा नियम लगा दिया F इज इक्वल एम ए, न्यूटन का दूसरा नियम। F इज इक्वल एम ए से हमने त्वरण निकाल लिया और त्वरण का फॉर्मूला लगाया हमने वेग परिवर्तन अपॉन समय। तो वेग परिवर्तन अपॉन समय लगाया तो ये हमारा आ गया पूरा सॉल्व होके। क्लियर? ये है हमारा संबंध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनुगमन वेग में। आगे अगर हम बात करें तो अगला आता है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। अब देखिए अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉनों का वेग है। इलेक्ट्रॉन जब गति करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं तो उसी को हम धारा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अनुगमन वेग और धारा में भी कोई ना कोई संबंध होगा। अब इस संबंध को जरा समझते हैं। मान लीजिए ये एक चालक है, ठीक है, ये एक चालक है। इस चालक की जो लंबाई है L और इसके अनुप्रस्थ सिरे का क्षेत्रफल है A। जब इस चालक को किसी बैटरी से जोड़ के विभवांतर B लगाया जाता है इसके सिरों के बीच, तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? धारा। धारा प्रवाहित होने का मतलब है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव यानी कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, और गति करते समय इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो कितना है? Vd है। क्लियर? अब अगर हम इस चालक में बात करें तो इस चालक के लिए समझिए, माना चालक का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। मान लीजिए कितनी है? n। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। अब प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने n मान ली इस चालक के लिए, इलेक्ट्रॉन घनत्व हो गया n। आपको धारा की बात करनी है। धारा का फॉर्मूला होता है आवेश अपॉन समय। क्या होता है? आवेश अपॉन समय।
तो अगर हम यहां पर बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय, समय की अगर आप बात करें तो समय का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन चाल। कितनी दूरी चल रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे तक? तो दूरी हो गई L अपॉन चाल हो गई कितनी? VD। क्लियर? चाल हो गई VD। अब अगर हम इसमें बात करें चालक में कुल आवेश की, चालक में कुल आवेश, तो देखो चालक में कुल आवेश जो आपका होगा Q, वो क्या होगा? वो होगा चालक का आयतन इंटू एकांक आयतन में आवेश। ठीक है, चालक का आयतन इंटू एकांक आयतन में आवेश। अब यहां पर देखो अगर हम यहां से Q का मान निकालें तो आयतन क्या होता है? आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई इंटू एकांक आयतन में आवेश कितना होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इंटू ई। सिंपल सी बात समझ लीजिए, एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? n। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश e, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल होता है Ne। तो आयतन हो गया Al और एकांक आयतन का आवेश कितना हो गया? Ne। तो यहां से आपका निकल के आया। तब अगर हम बात करें किसकी? धारा की, तो बेटा देखो धारा जो होती है, धारा का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, I इज इक्वल होता है Q अपॉन टी। ठीक है, I इज इक्वल Q अपॉन टी आप लगाइए। I इज इक्वल Q अपॉन टी फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? I, Q का मान कितना है? A इंटू एल इंटू एन इंटू ई अपॉन टी, मतलब L अपॉन VD। आवेश ही आ गया Q, T यहां से आ गया, मान रखा हमने। मान रखने के बाद देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा? कैंसिल होता हमको दिख रहा है L से L। VD कहाँ जाएगा? ऊपर, और BD जब ऊपर जाएगा तो ये आपका बनेगा I इज इक्वल एन ई ए BD। क्या आया? I इज इक्वल एन ई ए VD, जहां पर n जो है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और BD मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। एक सिंपल तरीका है इसको फाइंड करने का, निकालने का, कि धारा का फॉर्मूला होता है आवेश अपॉन समय। तो पहले तो चालक में कुल आवेश निकाल लीजिए। कुल आवेश का तरीका होता है चालक का आयतन इंटू एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। फिर आपने समय निकाल लिया दूरी बटे चाल से, दोनों के मान रखे, सॉल्व होके ये आ गया। कभी कभी क्या होता है, ये तो धारा के साथ संबंध आया, कभी कभी धारा घनत्व के साथ भी संबंध पूछा जाता है। तो अगला टॉपिक हम चाहे तो हम ये बना सकते हैं, धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध। अब यहां पर ध्यान से समझिए, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। आपने धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? धारा घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा है J इज इक्वल I अपॉन ए। तो J इज इक्वल I का फॉर्मूला एन ई ए VD अपॉन ए से ए कैंसिल, क्या संबंध आया? J इज इक्वल एन ई VD। क्लियर? ये संबंध आ गया आपका धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में। तो बहुत आसान है, चाहे आप बात करें धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध की,
तो भी वो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध की बात करें तो देखो बेटा ये भी बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इस चैप्टर में 3 टॉपिक हैं आपके, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुगमन वेग में संबंध, धारा अनुगमन वेग में संबंध और ओम के नियम का प्रतिपादन। तीनों ही हम अनुगमन वेग के आधार पर करते हैं और 3 में से लगभग ये मान के चलिए एक पूछा जा सकता है, हर बार पूछा जाता है लगभग, एक आध साल में हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज हर बार 3 में से एक ना एक टॉपिक जरूर पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल हैं इन दोनों संबंधों पर आधारित, उनको सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है हमको, एक तांबे के तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर क्यूब मुक्त इलेक्ट्रॉन है 2.5 × 10⁻²४, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया है। क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन घनत्व। इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। अब देखो जो दिया है पहले उसको नोट कर लो। क्या क्या दे रखा है? क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना दिया है? 2.5 × 10⁻²४। ठीक है। 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। आपको अनुगमन वेग चाहिए, तो देखो सिंपल सा तरीका, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? I = NE/AVD। तो अगर आप यहाँ से VD का मान निकालते हो तो ये क्या आएगा? I/NEA। क्लियर। NEA इधर गुणा में था, इधर आया भाग हो गया। मान रखो जरा इसका, तो क्या निकालना है हमको? VD निकालना है। VD = I का मान 2, N का मान 2.5 × 10⁻²४, E 1.6 × 10⁻−19, और क्या है? A का मतलब 1 × 10⁻−6। करिए जरा। VD = 2/2.5 और 1.6 का गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 25 × 150 की 0, हासिल लगा 15, 25 × 15 और 40, कितना आएगा? 4.0 इंटू 10⁻24, ये 19 और 6 25, -19 और -6 कितना? -25, और ये प्लस का 24, तो ये बचेगा 10⁻−1। 10⁻, ये -1 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20/4। कितना हो गया? 20/4। और जब ये 20/4 हो गया तो 4 का 20 में आप भाग करोगे तो ये आएगा आपका 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना आया अनुगमन वेग? 5 मीटर प्रति सेकंड। एन का मान रखा है आपने, ई का मान रखा और ए का मान रखा। क्लियर। सिंपल है, जो हमको दिया जा रहा है हम वही सब मान इसमें रखते जा रहे हैं। फॉर्मूला हमको मालूम है, संबंध मालूम है, I = NEA/VD। I = NEA/VD से हम इसका मान निकाल रहे हैं, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन, 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4.2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। अब इसमें जरा देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। त्रिज्या दे दी कितनी? 0.5 mm, यानी कि 0.5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है। धारा दे दी 0.5 एम्पियर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी 4.2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। अनुगमन वेग निकालना है। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला, अनुगमन वेग के लिए और धारा के लिए संबंध होता है NEA/VD। ए मतलब क्षेत्रफल। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में हमको चालक का क्षेत्रफल नहीं दिया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? चालक का
अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अब देखिए चालक का जो अनुप्रस्थ काट होता है वो वृत्ताकार होता है। जैसे चालक की अगर हम बात करें तो ये चालक है, काटोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, वृत्ताकार दिखाई देगा। तार, तार की बात की जा रही है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर की अगर आप बात करते हो, ठीक है, पाई का मतलब 22/7 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें जरा देखो, ये मान अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इसी के बेस पे रखेंगे। मान अगर आप रखोगे तब क्या होगा, तब आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है I = NEA/VD। I कितना, 0.5, कितना 0.5, N कितना 4.2 इंटू 10⁻28, E कितना 1.6 इंटू 10⁻−19, A कितना सामने आ गया 22/7 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, और इंटू में क्या बच रहा है, VD। अब जो कैंसिल हो सकता है इससे देखो, 7 से इसको कैंसिल करो, 7×6 = 42। क्लियर। अब अगर आप इसको देखते हो तो 4.2 था, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो गुणा में थी ये इधर आएंगी भाग में, तो ये क्या होगा 0.5 बटे ये कितना होगा 0.6 इंटू 16×96, तो ये हो गया 0.96, 16×96 इंटू 22 इंटू 10⁻, ये 0.5 था, इसका स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻, सॉल्व करो, 10⁻³ का स्क्वायर, ये -6 हो जाएगा, 6 और 19 कितना हुआ 25, और ये प्लस का 28, 28 में से 25 कम होगा 3, कितना बचा 3। अब देखो ये सब कुछ आ रहा है आपका VD के इक्वल, तो 0.5 से ये वाला 0.5 कैंसिल, इसका आप गुणा करोगे तो ये आएगा 1/0.96, 0.5 और 22 का गुणा करोगे ये आएगा 11 इंटू 10⁻³ इज इक्वल BD। यानी कि जब आप BD को सॉल्व करोगे तो BD को सॉल्व करने पे क्या आएगा, 10⁻³ हो जाएगा, ये 1/11 का गुणा करिए, 11×6 = 66 की 6, हाँ से लगा 6, 11 × 99 और 6 105, 2 के बाद दशमलव, ये आ गया 10.56 इंटू 10⁻³ समझो 10.56 इंटू 10⁻³ इसको चाहो तो आप ये लिख सकते हो VD = 100 इंटू 10⁻5 बटे 10.56। अब 100 में 10.56 का आप भाग करोगे तो ये आएगा आपका 9 दशमलव। क्लियर, 9 दशमलव 105 9.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर प्रति सेकंड, लगभग इतना आएगा, ये लगभग 9.5 इंटू 10⁻⁻5। एक सिंपल त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या के आधार पर हमने क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के फॉर्मूले में हमने इसका मान रख दिया, और क्षेत्रफल के फॉर्मूले में हम मान रखेंगे वैसे ही हमारा अनुगमन वेग आ जाएगा। कितना आया, 9.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम बात करेंगे ओम के नियम की, और साथ ही साथ हम ओम के नियम को सिद्ध भी करेंगे अनुगमन वेग के आधार पर। तब तक के लिए धन्यवाद।